नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 8 के बारे में। दोस्तों, इस सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं मध्य प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में, और यहाँ से हमें चर्चा शुरू करनी है और फिर देखना है कहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँच पाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश बजट 2023-24 की। सबसे पहले बात करेंगे नारी शक्ति बजट 2023 की कि नारियों के लिए क्या क्या उपलब्ध किए गए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी एवं समर्थ बनाना। इसके लिए इन्हें हर महीने 1,000 रुपए की राशि उनके खाते में दी जाएगी। फिर वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के लिए 1,535 करोड़ रुपए। ठीक, उद्देश्य है समाज की वृद्ध एवं असहाय महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 600 रुपए प्रति माह का भुगतान। फिर कन्या विवाह एवं निकाह में 80 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की जो बेटियां हैं उनके विवाह के लिए 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिर दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, इसके लिए 929 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपको ये राशि याद रखनी है। जो महत्वपूर्ण योजना है उनकी, इसका उद्देश्य क्या है, कन्या के जन्म होने पर ही उसके पोषण एवं शिक्षा की पूरी व्यवस्था करना, ये उद्देश्य है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का। फिर छात्रवृत्ति योजना में गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना, इनके लिए दोस्तों 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उद्देश्य क्या है, बेटियों के लिए स्कूल शिक्षा एवं कॉलेज की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देना। दोस्तों, आपको बताना है जितनी भी योजनाएं हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में, वो कब शुरुआत की गई, उनकी शुरुआत कब से हुई, ये बात आपको हमें कमेंट सेक्शन में बतानी है। हमने बात कर ली नारी शक्ति बजट की। अब हम चर्चा करते हैं युवा शक्ति बजट की कि आखिर युवाओं के लिए कौन कौन से उपलब्ध किए गए हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें अप्रेंटिसशिप योजना, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए। क्यों, युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड की राशि उपलब्ध करवाना। फिर दोस्तों, ग्लोबल स्किल पार्क के लिए 450 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है, भोपाल में स्किल पार्क निर्माणाधीन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित करना इसका उद्देश्य है और ये प्रस्तावित भी है। फिर बात करते हैं खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 738 करोड़ रुपए। ये राशियां ध्यान रख लें आप। और दोस्तों, कमेंट में बताएं कि जो योजनाएं हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं उनकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, 738 करोड़ रुपए खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। उद्देश्य क्या होगा, खेल एवं प्रतिभागियों को बेहतर सुविधाएं देने हेतु वर्ष 2022-23 से 2.5 गुना बजट का प्रावधान किया गया है। इस बार याद रखना है आपको, 2022-23 के बजट की तुलना में इस बार इस पर्टिकुलर सेक्टर में बजट को बढ़ाकर 2.5 गुना कर दिया। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति की। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर कोलेट्रल मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना। सीधी बात है, युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज रियायती दर पर उनको ऋण उपलब्ध करवाना। फिर बात करते हैं शहरी आजीविका मिशन की। इसके लिए 100 करोड़। ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति और शहरी आजीविका मिशन दोनों के लिए 100 करोड़ का उपबंध किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, शहरी आजीविका मिशन का युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करना। अब हम बात करते हैं दोस्तों कृषि बजट की। ठीक, ऊर्जा सब्सिडी में कुल कितना, 13,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य है सिंचाई में विद्युत खपत के लिए सब्सिडी देना, 13,000 करोड़ ऊर्जा सब्सिडी। फिर सहकारी बैंक के लिए 1,500 करोड़ रुपए। उद्देश्य डिफाल्टर कृषकों के ऋण के समाधान के लिए। फिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण में 3,200 करोड़ रुपए। उद्देश्य किसान को सम्मान निधि के रूप में 4,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता देना। फिर दोस्तों, फसल बीमा 2,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई हेतु। फिर मुख्यमंत्री मिलेट मिशन, इसके लिए भी बजट में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य मोटे अनाज को बढ़ावा देना, मिलेट मिशन का उद्देश्य है। मिलेट मतलब मोटे अनाज को बढ़ावा देना, ऐसा आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं शिक्षा बजट 2023 की। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। दोस्तों, लगभग 5,000 विद्यालयों में कक्षा 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए स्कूटी दी जाएगी। फिर दोस्तों, सीएम राइज के लिए 3,230 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता एवं
सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों की स्थापना करना। फिर पीएम श्री दोस्तों 277 करोड़ रुपए, उद्देश्य क्या है, मौजूदा स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना। फिर उच्च शिक्षा कॉलेज का निर्माण 687 करोड़ रुपए, उद्देश्य क्या है, विश्व बैंक, रूसा एवं राज्य के संसाधनों में महाविद्यालयों का भवन निर्माण। किसका, उच्च शिक्षा कॉलेज निर्माण, इसमें कितने रुपए, 887 करोड़ रुपए दोस्तों, 687 करोड़ रुपए, इसको ध्यान रखना। अब हम चर्चा करते हैं सांस्कृतिक एवं पुनरुत्थान बजट 2023 की। तो आपको ध्यान रखना है एकात्म धाम के लिए 350 करोड़ रुपए, उद्देश्य है आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार एवं आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना, एकात्म धाम के लिए 350 करोड़। फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तीर्थ यात्रा वायुयान से कराई जाना प्रस्तावित है इसके अंतर्गत। फिर हमें बात करनी है दोस्तों ग्रीन बजट 2023 की। सबसे पहले अंकुर अभियान, उद्देश्य है वृक्षारोपण का स्वैच्छिक अभियान है और दोस्तों 38,62,000 पौधे लगाने का उद्देश्य इसमें रखा गया है। फिर बात करते हैं व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, इसका उद्देश्य है शासकीय वाहनों का प्रतिस्थापन कर यथासंभव जैसे ही संभव हो इलेक्ट्रिक व्हीकल को उनकी जगह पर उपयोग में लाना। विशेष दोस्तों सांची को सौर ऊर्जा शहर बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं ऊर्जा बजट 2023-24 में। तो ऊर्जा के लिए दोस्तों 18,242 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं, इस राशि को ध्यान रखें। और ऊपर हमने चर्चा की थी दोस्तों कृषि बजट के अंतर्गत ऊर्जा सब्सिडी की। ऊर्जा सब्सिडी और ऊर्जा बजट में अंतर दोस्तों, ऊर्जा सब्सिडी को कितने, ऊर्जा सब्सिडी को 13,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। और ऊर्जा दोस्तों, ऊर्जा बजट के अंतर्गत ऊर्जा के क्षेत्र में 18,242 करोड़ रुपए। क्या है, वर्ष 2022 में प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता कितनी थी, 28,000 मेगावाट थी। नवीकरणीय ऊर्जा मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 8वां है। पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है, ध्यान रखें। नवीकरणीय एवं पवन में 8वां है, सौर में 4था है, बायोमास में दूसरा है, लघुपन बिजली में भी 4था है, सौर लघुपन बिजली में 4था है, नवीकरणीय पवन ऊर्जा में 8वां है, बायोमास में दूसरा है। एवं वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 1185 किलोवाट है। फिर दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र 2023 की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र अधोसंरचना में 2337 करोड़ रुपए, उद्देश्य क्या है, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर नवीन चिकित्सालयों का निर्माण करना। पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोस्तों इसके लिए 3996 करोड़, उद्देश्य है स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं एवं चिकित्सा कर्मियों की व्यवस्था करना। फिर दोस्तों आयुष भारत के लिए 953 करोड़, उद्देश्य है निर्धन नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 350 करोड़, इसमें क्या है, नवीन चिकित्सालयों का निर्माण होगा। दोस्तों जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं क्योंकि समय कम है। आपको मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए कह देता हूँ कि आपको लगेगा कि सर ने अब तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा नहीं बहुत कम कर दिया है। इसका कारण है कि आपकी डिमांड पर कि जल्दी सीरीज कंप्लीट हो जाए, मैं अब रिवीजन और प्लस जो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मैं करता था, आपको समझाने का प्रयास करता था और दूसरे फैक्ट बताता था, उन पर अब मेरा कम ध्यान है। अब बात करते हैं डिजिटल बजट या डिजिटल पहल के लिए जो बजट हुआ है उसकी। तो पीएम गति शक्ति डाटा सेंटर 40 करोड़, उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर भोपाल का विस्तारीकरण करना। ध्यान रखें मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर कहाँ पर है, भोपाल में है। फिर प्रदेश में आईटी पार्क की स्थापना के लिए 70 करोड़, उद्देश्य क्या है, प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में आईटी पार्क की स्थापना हेतु 70 करोड़ का प्रबंध किया गया है। तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़ रुपए, उद्देश्य क्या है, निवेश करने वाली पात्र सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों की सहायता। फिर सुदृढ़ ग्राम बजट 2023 की बात करें तो जल जीवन मिशन के लिए 7331 करोड़ रुपए, कितना, 7331 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए। ध्यान रखें ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का अभियान है। फिर प्रधानमंत्री आवास के लिए 8000 करोड़ रुपए, उसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाना। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1826 करोड़ रुपए, उद्देश्य क्या है, ग्रामों को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़कर आवागमन की सुविधा। फिर निर्मल भारत 300 करोड़ रुपए, उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए जाने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम है। इसके अलावा राष्ट्रीय आजीविका मिशन 660 करोड़ रुपए, उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की योजना है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन 660 करोड़ रुपए। फिर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 3500 करोड़ रुपए। उद्देश्य है ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। फिर बात करते हैं दोस्तों नगरीय बजट 2023 की। अमृत 2.0 के लिए 374 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? जल प्रदाय योजना एवं सीवेज परियोजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना 2800 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? आवासहीन शहरी परिवारों को सर्व सुविधा युक्त आवास उपलब्ध करवाना। फिर नगरीय निकायों में अनुदान 8385 करोड़ रुपए। उद्देश्य है नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं हेतु नगरीय निकायों को अनुदान। पर मेट्रो रेल के लिए दोस्तों 710 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। उद्देश्य है भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल के परिचालन से शहरी परिवहन को सुगम बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पर्यटन क्षेत्र में बजट की। तो पर्यटन अधोसंरचना विकास के लिए 122 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है दोस्तों? पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार। फिर हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों का विस्तार 80 करोड़। उद्देश्य क्या है? हवाई मार्ग परिवहन को बढ़ावा देना। फिर पर्यटन नीति का क्रियान्वयन, इसके लिए 48 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? पर्यटन में व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देना। फिर दोस्तों ग्रामीण पर्यटन, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश से परिचित कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की संभावना के विस्तार के लिए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, सारे जो सैंक्शन किए गए हैं पैसे, आपको हर चीज के लिए ध्यान नहीं रखना। महत्वपूर्ण चीज जैसे लाडली बहना के लिए कितना है, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए कितना है, इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए कितना है। तो आपको जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है उनका ध्यान रखना है कि भाई ऊर्जा सब्सिडी के लिए कितना दे रहे हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में कुल कितना पैसा सैंक्शन हुआ है, इनको आपको याद रखना है। मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे सारी चीजें आपके सामने एक बार प्रस्तुत करनी और पूरी पुस्तक को कवर करना है ताकि कोई भी चीज ना छूटे। कई बार एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है, एक दो प्रश्न, आपको उन प्रश्नों के पीछे नहीं भागना, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं सब कवर कराऊं। यदि आप इन सारे आंकड़ों को याद करेंगे, जितने लिखे इतने करोड़ इतने करोड़, तो आप बताइए आप याद कर पाएंगे क्या? इनको याद करने में जितना समय लगाएंगे बाकी चीजों में रिवीजन में कम पड़ जाएगा। तो आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। यदि आप पूरा कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं हो पाता तो आप सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ें ताकि ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाएं, है ना। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएं। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊं और जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा भी हम कर लेंगे अभी रिवीजन में। रिवीजन इन द सेंस जो आपको ये बाजू में टेबल दिख रही है उसके माध्यम से। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश उद्योग बजट की बात करें तो निवेश प्रोत्साहन के लिए 1740 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को 20 करोड़। उद्देश्य है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन। फिर स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 11 करोड़। उद्देश्य है राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करने के लिए अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना। फिर 51 इंक्यूबेटर सेंटर। उद्देश्य क्या है? वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत लगभग 51 इंक्यूबेटर सेंटर्स के माध्यम से स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना। फिर बात करते हैं जनजातीय विकास बजट 2023 की। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उद्देश्य है जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का अभियान है। दोस्तों अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवास हेतु 200 करोड़। उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता। छात्रवृत्ति हेतु 728 करोड़। जनजातीय वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति। आहार अनुदान योजना 300 करोड़। बैगा भाड़िया शहरी जनजातीय वर्ग की महिलाओं को पोषण भत्ते के लिए हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाएगी आहार अनुदान योजना के तहत, ध्यान रखना है। तो दोस्तों युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 60 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजना, टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना, इन सबको मिलाकर कुल 60 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की गई है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि योजना क्षेत्र या किस विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है मध्य प्रदेश बजट 2023 में। आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री लाडली बहना के लिए 8000 करोड़, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के लिए 1535 करोड़, कन्या विवाह एवं निकाह योजना के लिए 80 करोड़, लाडली बहना मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए। दोस्तों छात्रवृत्ति योजना गांव की बेटी और प्रतिभाकरण को संयुक्त रूप से 83 करोड़। तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, राशि को याद रखना। बस ये ध्यान रखना योजनाएं कब शुरू हुई थी, इनका सन। प्रसूति सहायता के लिए 400 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दोस्तों इसे याद रखें 660 करोड़।
अप्रेंटिसशिप योजना के लिए 1000 करोड़, ग्लोबल स्किल पार्क के लिए दोस्तों 450 करोड़, और दोस्तों स्वरोजगार योजनाओं के लिए 252, इसे आप छोड़ सकते हैं। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों याद रख लें 738 करोड़, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति 100 करोड़, और शहरी आजीविका मिशन दोनों को साथ में याद रखें 100 करोड़। ऊर्जा सब्सिडी 13,000 करोड़, इसकी चर्चा हमने कर ली है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण 3200 करोड़। दोस्तों अब तो याद हो ही गई होंगी वैसे मुझे लगता है। पशुपालन गौ संवर्धन के लिए 1491 करोड़। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण 80 करोड़, इसे आप छोड़ सकते हैं। फसल बीमा के लिए 2000 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के लिए 97 करोड़, इसे भी छोड़ सकते हैं। सीएम राइज सामान्य और जनजातीय क्षेत्र के लिए कितना 3230 करोड़, इसे जरूर आप याद रख लें। एकात्म धाम के लिए 350 करोड़, इंदौर बॉन्ड के लिए 244, वनीकरण के लिए 1474 करोड़, इसे ध्यान रख लें क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। फिर दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी आप याद रखें 3996 करोड़ रुपए। फिर मध्य प्रदेश में आईटी पार्क की स्थापना के लिए 70 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़, जल जीवन मिशन आप जरूर ध्यान रखें 7331 करोड़, प्रधानमंत्री आवास भी ध्यान रखें 8000 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1826 करोड़, निर्मल भारत के लिए 300 करोड़, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 660 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 3500 करोड़। फिर दोस्तों मुख्यमंत्री जन आवास के लिए 100 करोड़ है, स्वच्छ भारत के लिए 171 करोड़ है, मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ है, और देवारण्य योजना के लिए 10 करोड़ है। दोस्तों ध्यान रखें मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए है, और खेल के लिए कितनी थी, खेल प्रोत्साहन के लिए थी 728 करोड़ थी, शायद 738 करोड़, ये राशि ध्यान रखनी है आपको। ठीक, मेट्रो के लिए 710, खेल प्रोत्साहन के लिए 738 करोड़। ठीक है, फिर हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की। ध्यान रखना है बजट आगामी वर्ष का होता है और आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष का होता है। ये चीजें तो आपको पता होंगी, मैंने कमेंट में पूछा था, आप लोगों ने आंसर भी किया था इस प्रश्न का। ठीक है, फिलहाल जल्दी जल्दी मैंने बजट को कंप्लीट किया, इसी प्रकार से हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे, फिर भारत के बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे, और जल्दी से हम प्रयास करेंगे कि हमारी यह यूनिट जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के लिए, मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के लिए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। लोक सेवा केंद्र आपने सुने होंगे, उनमें 48 विभाग शामिल हैं और उनकी 696 प्रकार की सर्विस को आप वहां से ले सकते हैं। कब तक, जनवरी 2023 तक, ये अपडेटेड आंकड़ा है। ठीक है, फिर जनवरी 2023 तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं अन्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से 548 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। फिर सीएम हेल्पलाइन के द्वारा वर्ष 2014 से 2023 की अवधि में 2,05,00,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से दोस्तों 98.8%, लगभग 99% की बात चल रही है, कितना 98.8% का निवारण कर दिया गया है। फिर दोस्तों डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 3 जिले बैतूल, इंदौर, विदिशा का 100% वित्तीय डिजिटलाइजेशन जिले का दर्जा हासिल किया है। किसने, बैतूल, इंदौर, विदिशा ने। मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता वर्ष 2022 में 28,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा सहित आपको ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 2022 में कितनी है, 1184.9 किलोवाट घंटा। ठीक, फिर दोस्तों दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई-कुबेर के साथ क्रियान्वयन किया गया। आपको वीडियो रिपीट करके देखना होगा, हम सारी चीजों को जल्दी जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर दोस्तों अनमोल ऐप गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच हेतु तैयार किया गया। कौन, अनमोल ऐप। फिर मध्य प्रदेश में ड्राई पोर्ट की संख्या 3 हुई, पहला पीथमपुर धार, दूसरा रायसेन, मंडीदीप रायसेन, तीसरा टिहरी इंदौर, इसे आप ध्यान रखें, बाकी तो आपको याद होंगे। टिहरी कहाँ है, इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश की राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 36.32% है, इसको आप ध्यान रखें। फिर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर भोपाल, जबलपुर में प्रस्तावित है। फिर दोस्तों ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन है, इंदौर है। आपको एक बात और याद रखनी है, जो आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश 2022-23 के हैं, ध्यान रखें। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे सामने है उसकी आंकड़ों के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत कहाँ, महाकाल लोक उज्जैन से हुई। ई बाइक परियोजना की शुरुआत कहाँ, भोपाल। इंदौर में परिधान पार्क, परिधान मतलब कपड़े। ठीक है, मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक की कुल लंबाई 5150 किलोमीटर है।
रेल ट्रैक लंबाई के मामले में देश में दोस्तों मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर आता है। 5150 किलोमीटर यहाँ पर कुल ट्रैक है और 5th नंबर पर हम मतलब आते हैं पूरे देश में। ठीक है। गांव की बेटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 500 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह तक के लिए उपलब्ध करवाना यह उद्देश्य है। कौन सी योजना? गांव की बेटी योजना। फिर टंटैया भील की बलिदान भूमि पाताल पानी में नवतीर्थ स्थल और एक ध्यान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर? पाताल पानी में एक नवतीर्थ स्थल और ध्यान केंद्र स्थापित होगा। यह टंटैया भील की बलिदान भूमि है। दोस्तों मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता 2022 में 45 लाख हेक्टेयर हो गई है और 25 तक कितना करना? 65 लाख करना है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 3.85 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। कितने? 3.85 करोड़ बैंक खाते। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर कितनी रही है 2020-21 में? कितनी रही है? तो 18.69% रही है। ऐसे फैक्ट एमपीपीएससी पूछ लेता है एग्जाम में। तो दोस्तों 2022-23 के दौरान फसल क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 5.46%, है ना। फिर दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अब तक 118 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। फिर अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि में मध्य प्रदेश को 1560 करोड़ अर्थात 208 यूएस मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में सितंबर 2022 तक 71.68 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। फिर वर्ष 2022 जून से सितंबर तक 1131.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा से 22.44% अधिक रही है। फिर दोस्तों दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। फिर मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 591 ग्राम प्रतिदिन है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 32 अंडे प्रति वर्ष रही है। फिर प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई है? तो 1,40,583 आंकी गई है। स्थिर भाव पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी मापी गई है? 65,023 रुपये मापी गई है। ध्यान रखना है। प्रचलित मूल्य पर कितनी? मार्केट प्राइस पर कितनी? 1,40,583 और स्थिर मूल्य पर कितनी? 65,023 रुपये आकी गई है प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की। अब हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था की आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या है कितनी? 34 है। विशेष कोई तथ्य यहाँ पर है नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 2 है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल बैंक। सहकारी बैंक 1 है जिसे कहते हैं अपेक्स बैंक। जिला केंद्रीय बैंक 38 है, लघु वित्तीय बैंक 8 है, भुगतान बैंक 3 है। दोस्तों 3 में शामिल कौन सा है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। ध्यान रखें, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। ठीक, याद रखना है इन आंकड़ों को, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में जब पूछी जाएगी तो। फिर दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, बजट आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 43 प्रति हजार शिशु। मातृ मृत्यु दर कितनी है? 173 प्रति 1 लाख माता। मातृ मृत्यु दर दोस्तों 1 लाख पर मापी जाती है, याद रखना है। जन्म दर है दोस्तों हमारे यहाँ पर 24.1%। मृत्यु दर है 6.5%। कम वजन वाले बच्चे हैं 42.8%। कम ऊंचाई वाले बच्चे हैं 42%। दुबलेपन वाले बच्चे हैं 25.8%। आपको ध्यान रखने हैं कम से कम ऊपर के 4 आंकड़े, इन्हें तो नहीं भूलना है, बाकी आप याद कर पाए तो फिर आपकी स्वेच्छा है और बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु दर, इन्हें नहीं भूलना है, बस इतना कम से कम ध्यान रखें आप। फिर बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में चर्चित प्रमुख नीतियां। तो दोस्तों ध्यान रखें, मध्य प्रदेश ग्रामीण परिवहन नीति, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति। ये सभी कब की हैं? 2022 की हैं। फिर उद्योग संवर्धन नीति, एमएसएमई विकास नीति, एथिनॉल एवं जैव ईंधन नीति, ये 3 कहाँ की हैं? 21 की हैं। ध्यान रखें, ग्रामीण परिवहन उद्यम क्रांति, स्टार्टअप और नवीकरणीय। ग्रामीण परिवहन उद्यम क्रांति, स्टार्टअप और नवीकरणीय 2022 की है। औद्योगिक संवर्धन, एमएसएमई विकास, एथिनॉल जैव ईंधन कब की है? 2021 की है। इन आंकड़ों को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब हमें चर्चा करनी है केंद्रीय बजट 2022-23 के बारे में। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं मध्य प्रदेश के बजट और मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, जो लेटेस्ट हमारे सामने उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में, फिर बात करेंगे केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में। ठीक है दोस्तों, शुरुआत हम
प्रश्न के साथ ही करेंगे। प्रश्न क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रुपए में, तो कौन सा सही है। पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वहां पर अलग अलग योजनाएं या विभाग या मंत्रालय दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको ऐसा कथन चुनना है जिसके सामने ऐसी राशि दर्शाई गई है जो बजट में आवंटित की गई है। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और इस वीडियो में आगे हम चर्चा करने वाले हैं, तो आपको स्वतः ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 की। तो दोस्तों केंद्रीय बजट 23-24 को वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। इन्होंने कब पेश किया? 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया और दोस्तों अमृतकाल का यह पहला बजट है। प्रश्न बनेगा कौन सा बजट अमृतकाल का पहला बजट है अभी और था इन फ्यूचर। ठीक है, यदि बात करें अमृतकाल के विजन की तो दोस्तों विशेषकर इसके क्या विजन है? नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना एवं बृहद आर्थिक सुस्थिरता को व्यवस्थित करना, ये 3 विजन है अमृतकाल के। पर दोस्तों अमृतकाल भारत एट द रेट 100 तक की हमारी यात्रा के 4 मौके रूपांतरण। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पर्यटन, हरित विकास। दोस्तों यहां पर मुझे ये सेंटेंस फ्रेमिंग सही समझ नहीं आती, अब हम आगे बात करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। दोस्तों केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। ध्यान रखें दोस्तों, कितने आकी गई है आर्थिक विकास दर? 7% आकी गई है। और बात करें कि दोस्तों बजट जो केंद्रीय बजट 23-24 है कुल कितने करोड़ का था? तो दोस्तों 45.03 लाख करोड़ रुपए अर्थात 45,03,997 करोड़ का कुल बजट था हमारा 2023-24 का केंद्रीय बजट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है कितना? 45,03,097 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 26,32,281 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां 18,70,816 करोड़। दोस्तों राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इतना समय हमारे पास नहीं है कि विस्तार से इन पर चर्चा की जा सके, आगे अलग से हम चर्चा कर लेंगे यदि नहीं जानते आप तो कमेंट में लेकिन बताएं जरूर आपको मालूम है या नहीं मालूम। अब तो हमने बात कर ली दोस्तों किस बात की कि कुल प्राप्तियां जिनका अनुमान कितना है। अब बात करते हैं कुल खर्चे का अनुमान। तो दोस्तों 45,03,097 करोड़ जितना बजट हमने बनाया है उतना ही खर्चे का अनुमान होगा, तब तो हमने बनाया है। और दोस्तों राजस्व व्यय 35,02,136 करोड़ और पूंजीगत व्यय कितना होने वाला है? 10,0961 करोड़। इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विभिन्न घाटों की अनुमान जो कि है बजट 2023-24 के अनुरूप। तो राजकोषीय घाटा दोस्तों जीडीपी का 5.9% का अनुमान है। कुल दोस्तों 17,86,118 करोड़। राजस्व घाटे की बात करें तो जीडीपी का 2.9%, कुल 8,69,855 करोड़। और प्राथमिक घाटा दोस्तों जीडीपी का 2.3%, कुल कितना? 7,06,845 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आप यहां पर सबसे पहले परसेंटेज को ध्यान रखने का प्रयास करें, फिर बाकी चीजों को बाद में देखें। अब दोस्तों आखिर रुपया कहां से आता है? बजट 2023-24 में शीर्ष 5 मद हैं। उधार और देयताओं से दोस्तों कुल बजट का 34%, माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी से 17%, निगम कर से दोस्तों 15%, आयकर से 15% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% दोस्तों यहां पर रुपया प्राप्त होता है। इसको आपको ध्यान रख लेना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निगम कर का हिस्सा कितना है? तो 15%, आयकर का भी इतना ही है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कितना है? 7% है, जीएसटी का 17%, उधार एवं अन्य देयताओं का 34%। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। रुपया आता कहां से है हमने देखा, अब रुपया जाता कहां है दोस्तों? तो दोस्तों ब्याज अदायगी में हम 20% खर्चा कर देते हैं। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9%, रक्षा में 8% खर्चा होता है।
दोस्तों सप्तऋषि में 7 प्राथमिकताएं, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई हैं, जो अमृतकाल के दौरान मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करेंगी। तो वे 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास, दूसरी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरी अवसंरचना एवं निवेश, चौथी सक्षमता को सामने लाना, पांचवी हरित विकास, छठवीं युवा शक्ति, सातवीं वित्तीय क्षेत्र। तो ये दोस्तों क्या है? हमारी प्राथमिकताएं हैं 7। ठीक है, अब बात करते हैं हम विस्तार से समावेशी विकास की। इसके अंतर्गत हमें चर्चा करनी है कृषि एवं सहकारिता की। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया था। और दोस्तों भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ध्यान रखें, सबसे बड़ा उत्पादक भारत है श्री अन्न का, और निर्यातक में दूसरा स्थान आता है। दोस्तों कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड अर्थात कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। दोस्तों 2200 करोड़ रुपए से या 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, और 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल संवर्धन की। तो दोस्तों केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए मिशन की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों बच्चों और किशोरी के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फिर फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ाने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया का ये वर्ष जरूर ध्यान रख लें, 2047। फिर बात करते हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। तो दोस्तों विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों PVTG, इसका फुल फॉर्म आप बताएं इंग्लिश में। वैसे हिंदी में सामने लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए दोस्तों सरकार 500 ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करने वाली है। आकांक्षी जिला की तर्ज पर और उसकी सफलता को देखते हुए अब 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है। दोस्तों भारत श्री क्या है? यह एक डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसमें 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। फिर बात करते हैं अवसंरचना और निवेश की। तो दोस्तों शहरी अवसंरचना विकास कोष UIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आय ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों अवसंरचना एवं निवेश में शहरी अवसंरचना विकास कोष UIDF की स्थापना की जाएगी, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आय ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा, और रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। आपको ध्यान रखना है 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब तक का सबसे अधिक आवंटन है रेलवे के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सक्षमता को सामने लाना। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। दोस्तों देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। साथ ही साथ MSME, बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करते जा रहे हैं। फिर बात करते हैं हरित विकास की। तो मैग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यायवास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रोव पहल मिस्ट्री की शुरुआत की गई है। मिस्ट्री किसके लिए है? मैग्रोव पौधारोपण के लिए। दोस्तों पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया था, जिसका चर्चा बजट भाषण में की गई थी।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। रासायनिक उर्वरकों के संतुलन या संतुलित प्रयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। ध्यान रखना है, पीएम प्रमाण है रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग या इनके वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण कार्यक्रम। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। ध्यान रखना है, अमृत धरोहर के तहत क्या होगा, आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों युवा शक्ति की। इसमें क्या है, अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन या कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की गई। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों इसके अलावा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल संवर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। अगला बिंदु क्या है, देखें अपना देश पहल का उद्देश्य है या देखें अपना देश पहल उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल संवर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। फिर दोस्तों पर्यटन की यदि हम बात करें तो थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट में की गई है, बजट भाषण में की गई है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। अब बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र की। तो दोस्तों वित्तीय सहायक सूचना केंद्र की, ये वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी या भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। फिर दोस्तों डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा कंपनियों के त्वरित रेस्पॉन्स के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखना है, आजादी के अमृत महोत्सव भुगतान के लेन देन में हुआ क्या है, 76% की मूल्य में। यहां पर दोस्तों क्या सेंटेंस फ्रेमिंग शायद ठीक, आजादी के अमृत महोत्सव भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है, आपको यहां पर समझना होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्चा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना पर आपको ध्यान रखना है 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़, मनरेगा पर 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर 60,000 करोड़। मनरेगा और किसान सम्मान निधि पर 60,000, जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,590 करोड़। इतना खर्च करना है। अब बात करते हैं बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। परिवहन पर दोस्तों 5,17,034 करोड़, रक्षा पर 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़ और शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ खर्च करने की बात करी गई है। फिर बात करते हैं दोस्तों बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्चा। यहां पर दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन के अंतर्गत 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय के अंतर्गत 2.41 लाख करोड़, खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1.96 लाख करोड़ और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत 89,155 करोड़। दोस्तों यहाँ पर विभिन्न मंत्रालय होना चाहिए, इसको आप सही कर लें। ठीक, अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की विकास के क्या अनुमान लगाए हैं। तो मूडीज ने कहा है विकास दर 6.1 रहेगी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6.7 कहा, RBI ने 6.8, IMF ने 6.8, वर्ल्ड बैंक ने 6.9, इकरा ने कहा है 7.2,
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 8.7 और फिच ने कहा है 10.3 रहेगी। तो आप यहाँ पर इन दरों को ध्यान रखें। आरबीआई ने कहा है कितना 6.8, इतना ही आईएमएफ ने कहा है 6.8, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने 6.9 कहा। इतनी चीजों को आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की। 12 मई 2020 को पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा की थी। इसको भी आप ध्यान रख लें। कभी की थी दोस्तों आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा? तो 12 मई 2020 को की थी। और आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील एवं मांग शामिल है। कौन कौन से? अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील और मांग शामिल है। दोस्तों आत्मनिर्भरता रोड मैप जारी करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का 2021 बजट आत्मनिर्भर बजट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भर अभियान के दौरान मध्य प्रदेश की चर्चित शिल्पकलाओं की भी हम बात करें तो दोस्तों ज्योमितीय आकृति दरी या कालीन दोस्तों मंदसौर से संबंधित है। भीलों की पुंजादरी अलीराजपुर, भीलों का नंदना प्रिंट और भरेवा समुदाय की ढोकरा कला बैतूल जिला। इनको आपको ध्यान रखना है। ज्योमितीय आकृति की दरिया कालीन मंदसौर का, भीलों की पुंजादरी अलीराजपुर की, भीलों का ही नंदना प्रिंट है तो जगह भी वही होगी, और भारेबा समुदाय की ढोकरा कला बैतूल की। ये आत्मनिर्भर अभियान के दौरान मध्य प्रदेश में जो चर्चित रही हैं शिल्पकलाएं वे हैं। अब हमें बात करनी है दोस्तों केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के बारे में, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। प्रश्न क्या है? वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? आपको ये बताना है। ठीक, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। दोस्तों 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत की गई। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत होती है, हम सभी जानते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग आर्थिक प्रभार द्वारा तैयार की गई। इस फैक्ट को आप ध्यान रखें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है और उनके मार्गदर्शन में किस विभाग के द्वारा इसे तैयार किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर 2021 तक 7.2% हो गई थी। फिर बात करते हैं दोस्तों विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत में विकास के क्या अनुमान लगा है। दोस्तों इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। मूडीज ने कहा है 6.1, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है 6.7, आरबीआई आईएमएफ ने कहा है 6.8, वर्ल्ड बैंक ने कहा है 6.9, इकरा ने 7.2, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने कहा है 8.7 और फिच ने कहा है 10.3। इनको आप याद रखें। फिर बात करते हैं दोस्तों इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9 अनुमानित किया गया है। क्रय शक्ति क्षमता परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखें, क्रय शक्ति क्षमता में तीसरी, बाजार विनिमय दरों में 5वीं। वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखना है 2023 से 27 तक 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना, नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। फिर पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लें। फिर बात करते हैं दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक है। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर कहां है? मध्य प्रदेश में है। कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,204 मिलियन टन। ठीक, मध्य प्रदेश में कितना है? 609 मिलियन टन। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 1,024 मिलियन टन। दोस्तों आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% को आवास प्रदान किए हुए हैं। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और तेंदुए कितने हैं? 12,800
52 है। दोस्तों पूरे विश्व में 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जा रहा है। कुल कितनी फसलों को एमएसपी दिया जा रहा है? 22 फसलों को एमएसपी दिया जा रहा है। दोस्तों केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन फैक्ट्स जिन तथ्यों की चर्चा हम कर रहे हैं वह आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। इसके अलावा दोस्तों सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। विजन क्या था? सहकार से समृद्धि। स्थापना कब हुई सहकारिता मंत्रालय की? जुलाई 2021। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। फिर दोस्तों भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। ध्यान रखें, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। हैंडसेट उत्पादन वित्त वर्ष 2021 से 29 करोड़ यूनिट भारत ने कर दिया है। दोस्तों इसके अलावा भारत विश्व को सबसे अधिक जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20% की हिस्सेदारी रखता है। फार्मास्यूटिकल्स फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। दोस्तों वित्त वर्ष 22-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से अनुमान लगाया गया है बढ़ने का। किस चीज का? सेवा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2022-23 में 9.1 की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। तो दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा की सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। बीमा कंपनियों में दोस्तों एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। ध्यान रखें, एफडीआई की सीमा बीमा कंपनियों में कितनी कर दी गई है? 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। दोस्तों ग्लोबल प्राप्तकर्ता में भारत का स्थान 7वां है। दोस्तों दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का है भारत में। कितना है? 59.1%। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। कितना है? 27.5%। तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो का है 11.7%। दोस्तों वित्त वर्ष 2023 में अक्टूबर 2022 तक के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो कितना दोस्तों? 4060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। राष्ट्रीय जलीय मार्गों की सबसे अधिक लंबाई पश्चिम बंगाल में है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। फिर दोस्तों हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जिससे देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 111 हो गई है। दोस्तों भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे अधिक 270% और बिहार में सबसे कम 55.4% है। टेली घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है? दिल्ली में है। सबसे कम कहां पर है? बिहार में है। तो दोस्तों वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम CUET रखा गया है। ठीक, इसको भी आप ध्यान रख लें, यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। फिर बात करते हैं दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 के शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन है? भारत ने दोस्तों कितना? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया। मैक्सिको ने 60 बिलियन और चीन ने 51 बिलियन। फिर दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल से सितंबर में
भारत में टॉप 3 एफडीआई में निवेश करने वाले देश कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे टॉप है सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर यूएई। फिर बात करते हैं दोस्तों भारत में टॉप 3 एफडीआई आकर्षित करने वाले क्षेत्र। सबसे ज्यादा एफडीआई काय में आई है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आई है, फिर सेवा में और फिर व्यापार में। ठीक है, अब हमें बात करनी है दोस्तों वर्ष 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान कौन सा है। आपको ध्यान रखना है कि दूध, वैक्सीन, दो पहिया और तीन पहिया वाहन के निर्माण में भारत पहले नंबर पर है। दूध, वैक्सीन, दो पहिया, तीन पहिया वाहन में पहले नंबर पर है। इसके अलावा मोबाइल फोन और कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? मोबाइल फोन, कच्चे इस्पात में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल में, अंडा उत्पादन में, फार्मास्यूटिकल या फार्मा उद्योग में तीसरे स्थान पर है। फिर बात करते हैं दोस्तों रेलवे नेटवर्क में और यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथे नंबर पर है। फिर विदेशी मुद्रा भंडार में छठवें नंबर पर है। विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वें पर है। मास में 8वें पर है। विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वें नंबर पर है। सेवा निर्यात में कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है और सेवा आयात में 10वें नंबर पर है। फिर बात करते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य था 2023 का। कालाजार, लीशमैनियासिस रोग को पूरी तरह समाप्त करना 2023। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करना 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। तो एक बार देख लेते हैं 2023 में कौन कौन से लक्ष्य थे। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, कालाजार बीमारी को पूरी तरह समाप्त करना, ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य था वर्ष 2023 के लिए। फिर बात करते हैं दोस्तों कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय उपयोग का लक्ष्य 24 का है। हर घर नल से जल की आपूर्ति लक्ष्य 24 है। सबके लिए आवास मुहैया कराना भी 24 है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य भी 24 है। तो इनको भी ध्यान रखें, शून्य डीजल, हर घर नल से जलापूर्ति, सबके लिए आवास और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत को 50% कम करना 2024 तक के लक्ष्य में शामिल है। फिर बात करते हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भी 24-25 का ही था, इसे भी आप जोड़ दें। फिर दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 25 का है। टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 25 का है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 25 का है। तो ये 3-25 वाले लक्ष्य भी आप ध्यान रखें। फिर दोस्तों अब बात करते हैं अगले लक्ष्य की। तो दोस्तों 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 30 का है। 80 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 30 का है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाने का लक्ष्य 30 का है। इसके अलावा वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है 2030 तक। कुल वाहन का 30% इलेक्ट्रिक वाहन करना है 2030 तक। फिर HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी 30 का है। साथ ही साथ भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 30। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी 2030 का है। तो 30 में कौन कौन से लक्ष्य हमने पढ़े कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन कमी, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक एड्स खत्म करना है, भारत में मलेरिया खत्म करना है और ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य। ये सभी जो मैंने अभी बोले 2030 तक के हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हमें चर्चा करनी है भूगोल करंट परिदृश्य पर, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बने रहना है। मैं जानता हूं जो यह वीडियो है एकदम फैक्चुअल था और जल्दी जल्दी मैंने आपके सामने सारी चीजों को रखा है, तो आपको हो सकता है 2-3 बार इस वीडियो को देखना पड़े और कई बार दोस्तों सेंटेंस फ्रेमिंग भी ठीक से नहीं हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है और हो सकता है कई बार प्रिंटिंग के इश्यू भी हो जाते हैं। खैर जो भी हो, आपका बेनिफिट होना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। वीडियो को 2-3 बार देखें आप और लगे रहें, मेहनत करते रहें, तब तक ना रुके जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।